बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर में टॉपिक चल रहा था अपना विश्व का इतिहास, और विश्व के इतिहास में अपना टॉपिक चल रहा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का टॉपिक हम देख रहे थे बच्चों। पुनर्जागरण में हमने क्या क्या पढ़ा, और पुनर्जागरण से पहले की जो व्यवस्था थी उसको हम देख रहे थे। पुनर्जागरण से पहले मैंने इस टाइप से बताया था बच्चों आपको कि ये क्या है। ये पूरा क्या है, रोमन साम्राज्य है, रोमन एम्पायर है। ये क्या है, रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर उसी तरह से होता है जिस तरह से मौर्य साम्राज्य का एक प्राचीन काल में केवल एक केंद्रीकरण व्यवस्था थी। केवल एक केंद्रीकरण का मतलब होता है एक सरकार, एक सम्राट, एक प्रशासन, एक, जैसे वर्तमान के अंदर दिल्ली एक केंद्र शासित व्यवस्था है, केंद्र है। उसी प्रकार से प्राचीन काल के अंदर वर्ल्ड के अंदर यूरोप जैसा कोई नक्शा हमको दिखाई नहीं देता था। ये ही पूरा यूरोप कहलाता था। इसे ही रोमन साम्राज्य कहते थे। इसको रोमन साम्राज्य कहते थे। रोमन साम्राज्य के अंदर सम्राट, दो सम्राटों के नाम है। पहला सम्राट कौन सा था और दूसरा सम्राट कौन सा है। ये पहला सम्राट जो है इसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन है, और दूसरा रोमन सम्राट जो था, ये दूसरा रोमन सम्राट, इस दूसरे रोमन सम्राट का नाम था थियोडीरस। इसका दूसरे का ये नाम था। ये 306 से लेके 337 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। कॉन्स्टेंटाइन का टाइम पीरियड क्या है, समय काल रहा 306 से 337 ईस्वी पूर्व, और थियोडोरस का समय काल 379 से 395 ईस्वी तक इसका थियोडीरस का समय काल रहा। यहाँ एक कॉन्स्टेंटाइन है, एक थियोडीरस है। कॉन्स्टेंटाइन अपने कार्यकाल में इसने ईसाई धर्म को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ईसाई धर्म जो है, कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन कर सकता है। सभी के लिए ईसाई धर्म समान है। क्या है बच्चों, सबके लिए समान है। स्वतंत्र करने वाला 303 से 337 ईस्वी काल इसका शासनकाल रहा था, और ईसाई धर्म 306 ईस्वी के अंदर इसने ये अनाउंस कर दिया अपने राज्य के अंदर कि अब ईसाई धर्म स्वतंत्र है और कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म पर कोई विवाद नहीं करेगा। यहाँ इसकी जो प्राचीन काल में राजधानी रोम थी, इसको मिलान भी कहते थे, और बाद में बेंजाटाइन कहने लगे थे। इसी बेंजाटाइन से इसका नाम बदल के कुस्तुनतुनिया नाम हो गया। कुस्तुनतुनिया नाम पहले कौन सी थी बच्चों, पहले रोम। ये पूरा रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, और मिलान प्रमुख नगर था, और मिलान, इसको राजधानी रोम भी कहते थे और रोम को मिलान भी कहते थे। एक ही नाम कहते थे पहले। बाद में इसको बेंजाटाइन कहने लगे थे, और बेंजाटाइन के बाद इसको कुस्तुनतुनिया कहने लगे। कुस्तुनतुनिया नाम ध्यान रखना है बच्चों, कुस्तुनतुनिया कहने लगे थे। आज इस कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल कहते हैं। इसको क्या नाम कहते हैं, इस्तांबुल कहते हैं वर्तमान काल में। रोम वर्तमान में कौन सी नदी पर स्थित है, टाइबर नदी के पास में स्थित है। कौन सी नदी के पर स्थित है बच्चों, टाइबर नदी के पास में। ये नदी भी ध्यान रखनी है, टाइबर नदी। वर्तमान काल के अंदर रोम जो है वो इटली के अंदर है। ये प्राचीन काल का रोमन साम्राज्य आप पढ़ रहे हो। दूसरा रोमन थियोडोरस जो था, इसने अपने शासनकाल में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था कि अब ईसाई धर्म जो होगा वो एक राजधर्म होगा। हमारे राज्य का जो धर्म होगा, जैसे अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजा महाराजा धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं। आज भारत में भी यही है कि सभी धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म के मामले में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। धर्म अलग रहेगा और अपनी अपनी जगह रहेगा। लेकिन प्राचीन काल में जब रोमन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य में इस धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया कि अब ईसाई धर्म कौन सा राजधर्म रहेगा। राजधर्म घोषित करने वाला शासक कौन था, रोमन साम्राज्य का दूसरा रोमन सम्राट थियोडीरस था बच्चों। कौन था, थियोडीरस था। अब वास्तविक कहानी यहीं से शुरू होती है।
वास्तविक कहानी यहीं से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी अब ध्यान देना है बच्चों। यहाँ दूसरा रोमन सम्राट थियोडोरस के 2 बेटे थे। पहला बेटा कौन था और दूसरा बेटा कौन था? तो पहला इसका बेटा था होनोरियस। होनोरियस इसका पहला पुत्र था और दूसरा आर्केडियस आर्केडियस था। कौन था? आर्केडियस था। तो थियोडोरस ने क्या करा कि रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। अब ये रोमन साम्राज्य के कितने मैंने टुकड़े कर दिए। ये रोमन साम्राज्य का ये वाला जो ये इधर ध्यान दो बच्चों, ये वाला हिस्सा तो कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहलाया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य किसको दे दिया? होनोरियस को दे दिया था। और पूर्वी रोमन साम्राज्य अपने पुत्र आर्केडियस को दे दिया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य 2 हो गए ना ये, एक तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य हो गया, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का होनोरियस था और पूर्वी रोमन साम्राज्य का आर्केडियस था। होनोरियस ने क्या कार्य किया था? आर्केडियस ने क्या कार्य किया था? होनोरियस ने अपनी राजधानी रोम और मिलान को बनाया था। आर्केडियस ने अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया को बनाया था बच्चों। किसको बनाया था? कुस्तुनतुनिया को बनाया था। कुस्तुनतुनिया जिसको वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं, ठीक है। अब होनोरियस ने क्या किया था बच्चों? होनोरियस ने ईसा मसीह को ही यहाँ ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ही सर्वोपरि माना है कि सभी जो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, पूजा प्रार्थना जो करेंगे वो सब ईसा मसीह की करेंगे। ईसा मसीह पर सबसे ज़्यादा बल दिया था होनोरियस ने। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो लोग जो थे वो नॉर्मन जाति थी। यहाँ कौन सी जाति थी? यहाँ नॉर्मन जाति थी। और ये लोग राजनीति पॉलिटिक्स करते थे। ये रोमन जाति के ये चाहते थे कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य से अपनी सेना ले जाके और पूर्वी रोमन साम्राज्य के आर्केडियस को पराजित करना चाहते थे। आर्केडियस को पराजित करके और पूरा जो पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं बच्चों। यहाँ एक अलग ही कहानी शुरू होती है। यहाँ मैंने रोमन साम्राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का होनोरियस था और पूर्वी रोमन साम्राज्य का आर्केडियस था। आर्केडियस की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग ईसा मसीह पर ज़्यादा बल नहीं देते थे। ईसा मसीह की माँ मेरी जो थी वो ईसा मसीह की माँ थी और ये मेरी पर सबसे ज़्यादा इसी की पूजा आराधना प्रार्थना करते थे कि ईसा मसीह को जन्म देने वाली मेरी है और ये मेरी पर सबसे ज़्यादा बल देते थे। यहाँ से एक अलग कहानी निकल कर आएगी और वो क्या कहानी निकल के आएगी बच्चों? ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है और ये पश्चिमी है और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। अलग कहानी यहाँ से निकल के आती। यहाँ अपने मुस्लिमों का अरब एरिया अरब जो एरिया है पूरा यानी क्षेत्र, ये मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है। ये मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है और यहाँ मुस्लिम में सारे लोग क्या है? तुर्क हैं। यहाँ पे ये सभी तुर्की थे और तुर्की लोगों में यहाँ एक मुसलमानी तुर्की में एक था मोहम्मद सेकंड। यहाँ का जो सुल्तान था मोहम्मद सेकंड। ये कहानी आप ध्यान रखना आपको। मोहम्मद सेकंड, इस मोहम्मद सेकंड ने यहाँ जो है 1453 ईस्वी पे यहाँ हमला किया था, कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया था। और मोहम्मद सेकंड ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करके इस इस्तांबुल को यानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। आर्केडियस का शासन समाप्त हो गया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर पूरा अधिकार किसका हो गया? अब मुसलमानों का अधिकार हो गया। अब यहाँ ईसाई नहीं है। पहले यहाँ भी ईसाई थे, यहाँ भी ईसाई थे, पश्चिमी रोमन साम्राज्य में भी ईसाई थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य में भी ईसाई थे। पूरा रोमन साम्राज्य ईसाइयों से, चर्च से भरा हुआ था, पोप से भरा हुआ था। अब कहानी बदल चुकी है बच्चों। अब अरबी क्षेत्र के अंदर जो मुस्लिम तुर्की है, ये मुस्लिम तुर्की जो है ना, इन मुस्लिम तुर्की ने मोहम्मद सेकंड ने, इन मुसलमानों ने इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। कहने का मतलब ये अब और ये पूरा इलाका अब एक हो गया।
अब यहाँ पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोग इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने एक बॉर्डर बना दी थी कि कोई भी अगर पूर्वी रोमन साम्राज्य का कोई भी पश्चिमी रोमन साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति पूर्वी रोमन साम्राज्य में जाता है, अरब क्षेत्र में जाता है, तो उन सैनिक चौकियाँ उनसे टैक्स लेगी, उनको जाने नहीं देगी। और ये धीरे धीरे अरबी मुस्लिम ये चाहते थे कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर भी अपना अधिकार स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला कि यहाँ पूर्वी रोमन साम्राज्य तो फिनिश समाप्त हो ही गया था, यहाँ मुसलमान आ गए थे, ये भी मुसलमान आ गए थे, मुसलमान इनको आगे जाने ही नहीं देंगे। अब ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोगों को गरम मसालों की लत लगी हुई थी। अब गरम मसाला इनको चाहिए, तो अगर भारत में जाना होगा तो स्थल मार्ग तो बंद हो गया ना बच्चों, स्थल मार्ग से जा ही नहीं सकते थे। स्थल पूरा इधर का पूरा जो पूर्वी इलाका जो है ये पूरा पूर्वी, इधर पूरा क्या है बच्चों, पूर्वी रास्ता जो था, इसको मैं ऐसे बोल दूँ, पूर्वी जो रास्ता है या मार्ग है, उस पूरे मार्ग किसके लिए बंद हो गया? अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोगों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद करने से क्या हुआ कि एक नई खोज हुई थी। अब इन लोगों ने भौगोलिक खोज करना शुरू किया कि समुद्र के रास्ते से नए नए देशों की खोज की थी। तो समुद्र के रास्तों से भौगोलिक खोज जो की गई थी, उनमें सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले नाम आता है पुर्तगाल के राजा हेनरी का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों? हेनरी का नाम आता है। तो ये था आपका रोमन साम्राज्य का इतिहास। पश्चिमी रोमन साम्राज्य क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य क्या था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के राजा का नाम क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य के राजा का नाम क्या था, और अरबी मुसलमानों का जो ये आप देख रहे हो इतिहास, ये पूरा रोमन साम्राज्य का इतिहास। अब इसके जो परिणाम हुए थे वो क्या परिणाम निकले थे, उसके परिणामों को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक युद्ध भी बताया था, और वो युद्ध कौन सा था? क्रूसेड का युद्ध था। वो कौन सा? क्रूसेड का युद्ध। उस क्रूसेड के युद्ध को सिबली का युद्ध भी कहा जाता था, जो ईसाई और मुसलमानों के बीच में हुआ था। वो 1095 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1272 ईस्वी तक चला था। उस जो ईसाई और मुसलमानों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसको कौन सा युद्ध, क्या नाम दिया? उसको नाम दिया था बच्चों क्रूसेड का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? क्रूसेड का युद्ध है। इस क्रूसेड के युद्ध को क्रूसिया का युद्ध भी कहते हैं। इसको क्रूसिया का युद्ध भी कहते हैं। इसी क्रूसेड के युद्ध को सिबली का युद्ध भी कहते हैं। सिबली का युद्ध भी कहते हैं। अब ये क्रूसेड का युद्ध 1095 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1272 ईस्वी तक, 1095 से 1272 ईस्वी तक ये चलता रहा था। टोटल कितने इसमें 7 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे बच्चों? 7 युद्ध हुए थे। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था कि जो यूरोप के लोग जो थे, यूरोप के लोगों का संपर्क किन लोगों से हुआ था? एशिया के लोगों से हुआ था। किन लोगों से हुआ था? एशिया के लोगों से हुआ था। अब एशिया के लोग जो थे वो यूरोप में, क्योंकि क्रूसेड जगह जो है वो फिलिस्तीन में इधर आपके पश्चिम में थी। अब एशिया पूरब में, इधर पूरब के लोग पश्चिम में गए थे और पश्चिम के लोग कहाँ आए थे? पूरब में आए थे। तो ये सिलसिला चलता रहा था। इसके अब परिणाम क्या निकले थे? यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप। इसके परिणाम क्या निकले थे? नगरों का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ बच्चों? नगरों का निर्माण हुआ था। नगरों के निर्माण में मुख्य नगर कौन से हैं? मिलान नगर है पहला नंबर। दूसरा कौन सा है? जिनेवा दूसरा है। तीसरा कौन सा? ल्यूका तीसरा है। फ्लोरेंस ये एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है पुनर्जागरण के इतिहास में। मिलान, जेनेवा, ल्यूका, फ्लोरेंस है। ये नए नए नगरों का निर्माण हुआ था। नगरों के निर्माण के साथ साथ और भी यहाँ पे नगरों के निर्माण में बच्चों वेनिस का नाम रह गया था। एक वेनिस भी है। वेनिस। फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली रहती थी। यहाँ कौन सी फैमिली रहती थी? मेडिची फैमिली रहती थी। मेडिची नाम जाति की एक परिवार यहाँ रहता था। और मिलान के अंदर कौन सा सोरंजा परिवार, कौन सा परिवार रहता था बच्चों? मिलान में सोरंजा परिवार,
परिवार, सोरेंजा परिवार कहाँ था? मिलान में था। और मेडिची फैमिली कहाँ की मेडिची फैमिली फेमस थी? कहाँ पर फेमस थी? फ्लोरेंस में फेमस थी। तो नगरों का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े नगर के निर्माण होने से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी, व्यापार बढ़ा था, व्यापार बढ़ने से आर्थिक समृद्धि हुई थी, आर्थिक समृद्धि होने से यूरोप और एशिया के बीच में जो इस तरह जो संपर्क हुआ था, इससे सभी यूरोप को भी फायदा हुआ था, एशिया को भी फायदा हुआ था। नगरों के निर्माण के बाद अगर हम देखें तो अरब और मंगोल, ये अरबी लोग जो थे वो मंगोलों से मिले थे और मंगोल लोग जो थे वो अरबी लोगों से मिले थे। अरबी मंगोल जो थे वो पूरब में थे। मंगोलों की स्थापना करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? चंगेज खान का नाम सुना होगा बच्चों, चंगेज खान। सबसे पहला राजा चंगेज खान ने मंगोलों की स्थापना की थी। विश्व के इतिहास में चंगेज खान सबसे पहला राजा आया था जिसने मंगोलों की स्थापना की थी। चंगेज के बाद दूसरा राजा ओंग ताई खान है, ओंग ताई खान के बाद में तीसरा राजा कौन है? तीसरे राजा का नाम है गुयुक खान है, गुयुक खान है। और 4 नंबर पे कौन है? मोंग खान है, मोंग खान। और 5वें नंबर पे आता है कुबलई खान। कौन सा खान आता है बच्चों? कुबलई खान। ये कुबलई खान के समय मंगोल और अरबों के संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कुबलई खान का दरबार सबके लिए खुला हुआ था। जितने भी जो यूरोपी जो थे वो मंगोलों के यहाँ आते थे तो सबके लिए इसने अपने दरवाजे खुले थे। धर्म का एक केंद्र था, सांस्कृतिक का एक केंद्र था, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियाँ अरब ले गए थे। मंगोल जब अरब में गए थे तो वहाँ से क्या सीखा था? अरबी गणित सीख कर आए थे। अरबी गणित को सीख के आए थे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक दिशा सूचक यंत्र होता, उसको भी दिशा सूचक यंत्र को सीख के आए थे। अरबी गणित सीखा, दिशा सूचक यंत्र सीखा और दिशा सूचक यंत्र को भी वो जान पाए थे। कुबलई खान के दरबार में एक यात्री आया था, मार्को पोलो। कुबलई खान के दरबार में कौन सा यात्री आया था बच्चों? मार्को पोलो। ये इटली से आया था, इटली का था और इसके पिताजी भी यहाँ पर आए थे यात्रा पे। मार्को पोलो यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर रहा था और यहाँ के पूरे इतिहास को पांडुलिपियों में लिखा था और पांडुलिपियों में लिख के पूरे विश्व के अंदर इसने चर्चा की थी। इसके पिताजी निकोलो पोली भी थे। इसके पिताजी कौन थे? निकोलो पोली। मार्को पोलो के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? निकोलो पोली नाम था। अरब मंगोल को देखने के बाद नगरों के निर्माण को हमने देख लिया। अरब मंगोल के संबंधों को भी हमने अच्छे से देख लिया बच्चों। और एशिया और यूरोप के कई विद्वानों ने यहाँ पर शरण ली थी और यहाँ कार्डिनल बेसारी जो था उसने 800 पांडुलिपि यहाँ से लेकर वो गया था। कुश्तू ने दुनिया पर मुसलमानों का जो अधिकार हुआ था उसके परिणाम की अगर और हम बात करें तो भौगोलिक खोजें हुई थी, क्योंकि जब पूर्वी दिशा का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया था तो जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था पूर्व दिशा में। तो भौगोलिक खोजों में सबसे पहले नाम आता है कोलंबस का। कोलंबस के बाद किसका नाम आता है? कोलंबस के बाद में बच्चों किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा के बाद किसका नाम आता है? वास्को डी गामा के बाद किसका नाम आएगा? इसके बाद में नाम आता है बच्चों मैगलन। कोलंबस खोज करने निकला था, भारत की खोज करने के लिए निकला था कोलंबस, क्योंकि अब पूर्वी रास्ता बंद कर दिया था, स्थल मार्ग बंद कर दिया था।
मुसलमानों ने पूर्वी रास्ता बंद कर दिया था कि कोई भी पश्चिम का कोई भी व्यक्ति स्थल मार्ग से कहीं नहीं जा सकता, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। इसीलिए उन्होंने भौगोलिक खोजें की थी। समुद्र के रास्ते जहाज लेकर कोलंबस भारत अटलांटिक महासागर से होता हुआ भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन उसका जहाज जो था वो हवाओं के वेग से वो रास्ता भटक गया था और भटकता भटकता एक नए भौगोलिक स्थल पर पहुंच गया था। और उस जो नया जो देश था उसका नाम था अमेरिका, और वो उसको आज यूएसए कहते हैं। आज उसको क्या कहते हैं? यूएसए कहते हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। फिर वास्को डी गामा आता। वास्को डी गामा भी 3-4 जहाज लेकर गया था और अटलांटिक महासागर से होते होते वो दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री तट के किनारे होते हुए कैप्लन से होता हुआ वो भारत के दक्षिण भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और वहाँ उसका स्वागत भी जैमोरी नामक शासक ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? 1498 में भारत की खोज की थी। भारत की खोज करने वाला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। भौगोलिक खोजों में सबसे पहले जो जिसने प्रोत्साहन देना शुरू किया था और भौगोलिक खोजों के लिए जिसने सबसे पहले प्रेरणा दी थी, उसका नाम पुर्तगाल का एक राजा था जिसका नाम क्या था? हेनरी था। हेनरी को नेविगेटर भी कहते हैं। हेनरी को क्या कहते हैं? नेविगेटर भी कहते हैं। हेनरी ने यहाँ नेवी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। नेवी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की थी पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगालियों से ही ये खोज प्रारंभ हो गई थी। कोलंबस सबसे पहले गया, वास्को डी गामा गया, फिर मैगलन एक ऐसा भौगोलिक खोज करने वाला था जिसने पूरे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया गया और जिस स्थान से गया था उसी स्थान पर ये वापस आ गया था। मैगलन था। और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में केपलर है। केपलर ये पहला नंबर केपलर है। दूसरा कॉपरनिक्स है। गैलीलियो है। गैलीलियो जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था वैज्ञानिकों में। केपलर ये कहता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाएगा? हालांकि प्रति घंटा 1678 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस बात को सिद्ध करने वाला कौन था? कॉपरनिक्स था। पहले मध्यकाल के अंदर जब मध्यकाल में अंधविश्वास था, पोप का शासन था, पोप अपने आप को प्रतिनिधि समझते थे। उस समय जो कोई विद्वान जो कुछ कहता था उसी बात को मान लिया जाता था और वो तर्क वितर्क नहीं करते थे, चिंतन नहीं करते थे। ये केपलर वही था। इस केपलर ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सब लोग इसके विश्वास में आ गए थे क्योंकि पोप यही कह रहा है, केपलर यही कह रहा है। सब लोगों ने मान लिया था। बाद में जब पुनर्जागरण रेनेसां काल आ गया था और लोगों ने मानव दृष्टिकोण को समझने लग गए थे, उस समय कोपरनिक्स ने ये कहा था बच्चों कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, प्रति घंटा 1678 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। यानी पूरी पृथ्वी जो है वो किसके चक्कर लगा रही है? अपने अक्ष तल पर ही घूम रही है। घूमती सूरज के पूरे चक्कर लगाती। 24 घंटे का एक डे होता है, एक नाइट होता है, उसमें पूरे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। ये कोपरनिक्स ने कहा था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब हम पुनर्जागरण के इफेक्ट की बात करेंगे कि पुनर्जागरण का जो इफेक्ट है वो कहाँ पर हुआ था। पुनर्जागरण के प्रभाव। सबसे पहले पुनर्जागरण का कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव। अब प्रभाव में कला के क्षेत्र में हम देखेंगे कि पहले कौन सी कला थी और रेनेसां काल। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण। इससे पहले कौन सी कला थी? पहले यानी मध्यकाल और फिर कौन से मध्यकाल के बाद कौन सा काल आया था? आधुनिक काल आया था। कौन सा काल आया बच्चों? आधुनिक काल आया था। जिस तरह से हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आता है, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है और मध्यकालीन इतिहास के बाद में आधुनिक भारत का इतिहास आता है। 3 इतिहास आते हैं। उसी तरह विश्व के अंदर भी मध्यकाल आएगा, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आता है। तो मध्यकाल में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये पूरा रोमन साम्राज्य एक ही रोमन साम्राज्य था और एक ही रोमन साम्राज्य में 2 सम्राट थे। पहला कॉन्स्टेंटाइन था, दूसरा थियोडोरियस था।
फिर उसके 2 बेटे थे, एक होनोरियस था और दूसरा बेटा जो था आर्केडियस था। होनोरियस और आर्केडियस। होनोरियस जो था उसने रोम को ही अपनी राजधानी बनाई थी, 2 भागों में बट गया था। ये मध्यकाल था। इस समय क्या था बच्चों, चर्च का भी विभाजन हो गया था। यहाँ मैंने बताया, यहाँ सब ईसा मसीह को मानते थे। यहाँ ईसा मसीह की माँ मेरी को मानते थे। चर्च भी, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का चर्च अलग है और पूर्वी रोमन साम्राज्य का चर्च अलग है। यहाँ ईसा मसीह को मानते थे, या मेरी ईसा मसीह की माँ मेरी को मानते थे। तो ये मध्यकाल था। मध्यकाल में कौन था, चर्च में पोप था और पोप अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसी के आधार पर यहाँ पहले जो कला चलती थी वो गौथिक शैली कहलाती थी। वो कौन सी शैली कहलाती थी बच्चों, गौथिक शैली कहलाती थी। और ये किस पे, ये राज धर्म पर, ईसाई का जो राज धर्म होता था उस धर्म पर आधारित होती थी, राज धर्म पर आधारित होती थी। इसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था, पत्थर का इसमें प्रयोग। गौथिक शैली थी, इसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं होती थी, सजावट नहीं होती थी इसमें। यहाँ श्रृंगार नहीं होता था। यहाँ नुकीले मेहराब बनाए जाते थे। कौन से मेहराब बनाए जाते थे, नुकीली मेहराब बनाए जाते थे। और बाद में आधुनिक काल के अंदर क्या आया था, रेनेसा का मतलब होता है बच्चों पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म, एक नया जन्म होता है। मध्यकाल से हम कहाँ पहुँच गए, आधुनिक काल में पहुँच गए। इस मध्यकाल से इस आधुनिक काल में पहुँचना, अब हम सब मॉडर्न हो गए हैं बच्चों। और ये जो मॉडर्न है, इसी मॉडर्नता को क्या कहते हैं, रेनेसा कहते हैं। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा का मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, जॉर्जिया बेसारी ये इटली का था। इसने सबसे पहले रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो रेनेसा वाली जो शैली थी उसको ग्रीक रोमन शैली कहा गया। इसको कौन सी शैली का नाम दिया, इसको ग्रीक रोमन शैली कहते थे। इसको ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। इसको कौन सी शैली कहा जाता है, ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है। ये आधुनिक काल की शैली थी। ये कौन सी शैली थी, आधुनिक काल की शैली थी। और मध्यकाल की शैली कौन सी है, गौथिक शैली है बच्चों। ये ध्यान रखना आपको कि मध्यकाल की शैली कौन सी है, गौथिक शैली है, जिसमें कोई सजावट नहीं थी, श्रृंगार नहीं था, नुकीली मेहराब बनाए जाते थे, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, राज धर्म पर आधारित थी। और यहाँ ये जो अब ग्रीक रोमन शैली, एक नई शैली आ गई थी, एक मॉडर्न शैली आ गई थी, इसमें सब इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ राज धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मानव दृष्टिकोण को समझकर अब यहाँ आधुनिक काल में भवनों का निर्माण किया गया था। जैसे रोम के अंदर सेंट पीटर चर्च बनाया था यहाँ, और गिरजाघर बनाया था यहाँ पे। और सेंट मारिया एक गिरजाघर का निर्माण भी किया गया। तो इसमें आधुनिक काल के अंदर सजावट होती थी बिल्कुल। इसका गौथिक शैली का अगर हम पलटन करते हैं, पलटन का मतलब अगर उसको उलट देते हैं, हम पलट देते हैं, तो यहाँ सजावट का प्रयोग होता था, यहाँ श्रृंगार का प्रयोग होता था, यहाँ नुकीली मेहराब बनाए जाते थे। ये कला के क्षेत्र में ये विशेषता थी। अब कौन कौन से विद्वान जो आए थे आधुनिक काल में, रेनेसा के पुनर्जागरण काल में, मॉडर्न काल में, फिलिपो ब्रूनेस्की जो इसका जनक था, कला का जनक। पुनर्जागरण काल में कला का जनक कौन है, फिलिपो ब्रूनेस्की रोमन कालीन स्थापत्य कला का प्रथम प्रवर्तक कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाता है, प्रथम प्रवर्तक कहलाता है। इसने सेंट मारियावाद एक गिरजाघर बनाया था, उसमें एक डिजाइन का एक गुंबद भी बनाया था। ब्रूनेस्की ने फ्लोरेंस में एक पीटी प्लेस भी बनाया था, जो सबसे सुंदर उदाहरण है। कौन सा पीटी प्लेस, इतिहासकारों में एंजेलो, राफेल और पैलेडियो। राफेल एक तो बच्चों इसका नाम ध्यान रखना, राफेल एक एंजेलो का नाम थे। कला के क्षेत्र में कलाकार थे ये एंजेलो और पैलेडियो, ये 3 कलाकार थे। एक राफेल था, एक एंजेलो था, एक पैलेडियो था।
तीन का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राफेल का नाम, एंजेलो का नाम, पैलाडियो का नाम। ये तीनों एक बहुत ही कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध माना जाता है। 10 वर्ष की उम्र में ही एंजेलो ने तो सेंट पीटर चर्च, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सेंट पीटर चर्च का निर्माण 10 वर्ष की उम्र में उसने निर्माण का कार्य में लग गया था। वो 80,000 लोग इस सेंट पीटर चर्च में प्रार्थना कर सकते थे। और पैलाडियो सेंट पीटर चर्च के निर्माण के लिए पोप पॉल III का सलाहकार भी था, ये उसका एडवाइजर भी था। ये पुनर्जागरण काल की जो ये कला के क्षेत्र में हमने जो आज बात की, जो ये पुनर्जागरण मतलब रेनेसां के प्रभाव का पहला प्रभाव हमने देखा था। कला के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए थे। अब स्थापत्य कला देखेंगे, चित्रकार कौन कौन से थे। और कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।